Yes, we are to move forward this lesson on the pleasures of no longer being very young by Gilbert Keith Chesterton. Very interesting and different type of topic has been taken. We have started and we are here, page number 7, second line. A young man grows up in a world that often seems to him intolerably old. देखिए यहाँ पर इस लेसन में हमें युवा पीढ़ी और वृद्ध लोगों के बीच, युवा पीढ़ी और वृद्ध लोगों की जो सोच है, मानसिकता है, उसके बीच अंतर को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। युवा व्यक्ति है वो कैसे संसार में बड़ा होता है, कैसा उसका दृष्टिकोण होता है। A young man grows up in a world that often seems to him intolerably old. कि वो ऐसे संसार में बड़ा होता है जो उसको असहनीय रूप से आउटडेटेड, बोरिंग लगता है। ध्यान में रखना आप, आउटडेटेड और बोरिंग लगता है इसको युवा, क्योंकि युवा मन की जो तरंगे हैं उनको कुछ नए आयाम की तलाश रहती है हर समय। बहुत जल्दी मन भर जाता है, ऊब जाते हैं। तो युवाओं की जो मनस्थिति होती है उसके अनुसार इन्होंने कहा है कि उन्हें वो चीज़ें हैं इनटोलेबली ओल्ड लगती है, बेकार लगती है, बुरी लगती है कि ये रोजाना, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको कुछ नया चाहिए, नित्य प्रति कुछ नया चाहिए। अब नित्य प्रति नया देखने वाले पर निर्भर है, चीजों पर नहीं। जब घटनाओं का, चीज़ों का रिपीटिशन होता है तो युवाओं को उनमें नोवेल्टी नज़र नहीं आती या वो नया देखने का प्रयास नहीं करते, तो उनको जो सिस्टम है वो बोरिंग नजर आता है। जैसे कि आप लोगों की कक्षाएं हैं, बोरिंग लगने लग जाता है। अब आप ये देखिए कि गुरुजी तो वही है पर टॉपिक नया पढ़ाया जा रहा है। पढ़ना क्या है? पढ़ना टॉपिक है। सिलेबस में हमारे टॉपिक है, एग्जाम पर्पज से हमारे लिए टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। पर देखिए युवाओं की जो सोच है, दृष्टिकोण है, नए की चाह है, वो कुछ ज़्यादा होती है। इस कारण उनको चीज़ें हैं वो आउटडेटेड नज़र आती है। He grows up among proverbs and precepts that appear to be quite stiff and senseless. युवा है तो कैसे माहौल में बड़े होते हैं? ऐसे माहौल में बड़े होते हैं among the proverbs, proverbs क्या? कहावतें। ऐसी कहावतों के बीच बड़े होते हैं। appear to be quite stiff and senseless, कहावतें और क्या लिखा है? percept, percept क्या होता है? perception, सोच, अवधारणाएं। ऐसी अवधारणाएं और ऐसी कहावतों के बीच बड़े होते हैं
वो फ्लेक्सिबिलिटी का अपोजिट है। तो उनको चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये तो वही है, रूड है, सेंसलेस है, ये कहावतें, ये सिस्टम, ये जो हमारे व्यवस्थाएं चल रही है, ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए युवा अधिकांश समय विद्रोह के मूड में रहता है। He seems to be stiffed with stale things, to be given the stones of death instead of bread of life, to be fed on the dust of the dead past, to live in a town of tombs. ऐसा उनको लगता है। कैसा लगता है युवाओं को? Seems to be stuffed with stale things, कि हमें जो बासी, स्टेल क्या होता है? बासी, उबाऊ, आउटडेटेड, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उन चीज़ों पे बड़ा किया जा रहा है, वह चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही है। ऐसा उनको लगता है समझ के अभाव में। उन चीज़ों की उपयोगिता क्योंकि उनको पूर्ण रूप से पता नहीं होती है, इसलिए उनको कैसा लगता है कि हमें आउटडेटेड चीज़ों से घिरा हुआ है। To be given stones of death instead of the bread of life. हमें क्या दिया जा रहा है? Stones of death का मतलब क्या है? निर्जीव चीजें, जिनमें अपना कोई जीवन ही नहीं है, सजीवता है ही नहीं, लाइवलीनेस है ही नहीं। इसीलिए देखो इन्होंने वृद्ध लोगों का बताया, उनको उन चीज़ों में सजीवता, जीवंतता नजर आने लग जाती है। पर कब? जब वो एज में पहुंचते हैं, 60 साल से, अदरवाइज नजर नहीं। He seemed to be stuffed with, yes, stones of death instead of bread of life. Instead of bread of life का मतलब क्या है? कि उन्हें जो जीवन किससे चलता है? रोटी से। एक जीवंतता का प्रतीक है, जीवन चलने का प्रतीक है, वो तो हमें दिया नहीं जाता। हमें क्या दिया जा रहा है? पत्थर, निर्जीव चीजों पे हमें पालने का प्रयास हो रहा है, जबकि युवाओं की इच्छा ये होती है कि उन्हें सदैव सजीव किया जाए, कुछ न कुछ। To be fed on the dust of the dead past, to live in town of tombs, कि किस पे हमारा पालन होता है? डस्ट ऑफ पास्ट, भूतकाल की जो परतें जमी हुई है, मिट्टियां हैं, वही हमें बार बार पुनरावृत्ति करके प्रेजेंट कर दी जाती है, रिपीट कर दी जाती है। टू लिव इन ए टाउन ऑफ टॉम्स, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं हम? टाउन ऑफ टॉम्स, कब्रों का शहर। कि शहर में चारों तरफ क्या है? टॉम बोलते हैं बेटा मकबरों को। कब्रगाह जो होती है, उस वहां पे कब्र बनी होती है, उनके ऊपर जो मृत व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, मजार पे लगाया जाता है, वो टॉम होता है। टाउन ऑफ टॉम्स, तो टाउन ऑफ टॉम्स क्या हो गया? कब्रिस्तान, कैथेड्रल, शमशान, की चारों तरफ निर्जीवता का शासन है, कहीं कुछ सजीव है ही नहीं जीवन में। इट इज ए वेरी नेचुरल मिस्टेक, बट इट इज ए मिस्टेक। अब देखिए युवाओं की ओर से ये बता रहे हैं चेस्टरटन हमें कि ये बड़ी नेचुरल सी मिस्टेक है। क्या? कि युवा इस तरीके से समझते हैं, बट इट इज ए मिस्टेक। देखिए समझ का प्रयास कीजिए कि गलती तो गलती है, गलती तो गलती है, गलती का
जो प्रायश्चित है वो गलती करने वाले को ही करना होता है। नेचुरल है तो भी गलती है। नेचुरल कैसे, मैंने आपको बताया कि युवाओं को रोजाना नया चाहिए, तो जब हमें रोजाना नया चाहिए तो फिर एक दिन 2 दिन से रिपीट भी कुछ होता है ना, तो वो उनको क्या लगता है, आउटडेटेड नॉनसेंस। किन के लिए हो रही है ये सारी बातें, ध्यान में, जो अच्छे भले घरों से बिलोंग करते हैं। जैसे बच्चों को क्या है कि हर 1-2 दिन में कुछ न कुछ नया खाने को मिलता रहता है। अब उनको अगर कल या परसों बनी हुई चीज भी रिपीट हो जाती है तो क्या करिए, तो कल ही खाया था, ये परसों ही तो बनाया था। अरे भाई, रोजाना नया कहां से लाया जाए। अब उनको अगर वास्तविकता दिखाई जाए कि कितने करोड़ों लोगों को आप जो खा रहे हो वो देखने को नसीब नहीं है, तो उनको महसूस होगा दैट आई एम बेटर देन अदर्स। पर वो मन के कहने से चलते हैं अधिकांश। अब मन तो क्या है कि रोजाना कुछ नया मांगता है। तो ये युवाओं की बड़ी प्राकृतिक सी गलती है, मिस्टेक है। पर गलती तो गलती है, क्योंकि युवा मन है उसको कुछ नया चाहिए, और नए की चाह में वो इन सब चीजों को जो उपलब्ध है, जो हमारी सराउंडिंग में है, उनको कैसा बताने लग जाता है, आउटडेटेड। उनको आउटडेटेड बताता है। The advantage of advancing years lies in discovering the traditions, discovering that traditions are true and therefore alive. Indeed, a tradition is not even traditional except when it is alive. थोड़ा सा गरिष्ठ है, गरिष्ठ समझते हो ना, हैवी, पर एक्सप्लेन करने से समझ में आ जाता है। सुनिए गौर से, द एडवांटेज ऑफ एडवांसिंग ईयर्स। एडवांसिंग ईयर्स मतलब आगे के वर्षों में 50, 55, 60 क्रॉस करने के बाद, लाइज इन डिस्कवरिंग दैट ट्रेडिशंस आर ट्रू। इस बात की खोज करने में एडवांटेजेस होते हैं किनके, नो लॉन्गर बीइंग वेरिएबल, एज लोग। वो किस चीज के एडवांटेजेस ढूंढते, देखो, ट्रेडिशंस आर ट्रू, कि हमारी जो परंपराएं चली आ रही है उनमें वास्तविकता छुपी हुई है, उनमें जीवन का सार छुपा हुआ है, वो वास्तविकता दिए हुए हैं, वो ट्रू हैं। कौन? हमारे ट्रेडिशंस। ये कब पता चलता है? जब हम एज पे पहुंच जाते हैं। युवाओं को जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, वो आउटडेटेड लगते हैं। अधिकांश युवा हमारी परंपराओं के या जो कुछ कर रहे हैं उनके विरोध में रहते हैं। यंगर जनरेशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन रिवोल्टिंग मूड। ये क्या है? जो है उसको हटाना, विदाउट प्रिपेयरिंग समथिंग टू रिप्लेस। अरे भाई, जो व्यवस्था है वो आप हटाओगे तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे? और रिप्लेस करने वाली सस्टेनेबल होगी, ड्यूरेबल होगी, चलेगी, इस बात की क्या गारंटी? देयरफॉर अलाइव। कारण सुनिए कि ट्रेडिशन जो वास्तविकता लिए हुए हैं, जिनमें जीवन का सार है, वो इसी कारण जीवित हैं। अगर उनमें जीवन का सार वर्तमान जीवन में
में प्रासंगिकता नहीं होती तो वो जीवित ही नहीं होते। ऐसे ट्रेडिशन जीवित रह सकते हैं क्या? बताइए आप। वो उनका जीवित होना ही उनके सारगर्भित होने का प्रमाण होता है। जैसे मनुष्य के बताते हैं शुरू में पूंछ होती थी, पूंछ लुप्त हो गई ना, तो उसकी उपयोगिता नहीं थी तो लुप्त हो गई। जिन अंगों की उपयोगिता है वो बने हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, हम उनसे काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप ये समझिए कि जो चल रहा है तो उसकी उपयोगिता है, इसी कारण चल रहा है। Therefore life indeed a tradition is not even traditional except when it is alive। अरे जब वो जीवित ही है, हमारी परंपरा में आज चल रहा है, तो फिर वो ट्रेडिशनल उसको नहीं बोलेंगे, वो तो लाइव ही है, वो वर्तमान का हिस्सा है। ट्रेडिशनल तो क्या है, लगभग लोग पास्ट के सेंस से लेते हैं कि ये ट्रेडिशनल है, पास्ट है और आउटडेटेड है, ऐसा मानते हैं। होता नहीं है, ध्यान रखना। ट्रेडिशनल, पास्ट, आउटडेटेड ऐसा मानते हैं। अब वो जीवित है तो कैसे आउटडेटेड हुआ? आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर होगा। When it is alive, कि जब ये जीवित है। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे विवाह एक परंपरा है, एक इंस्टीट्यूशन है, हमारे अनंत काल से शुरू से चली आ रही है। युवा इसके भी विरोध में बहुत बार ऐसा नजर आता है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इसके विरोध में या इसके रिवोल्ट में क्या कर रहे हैं लोग, पता है? कि एक नया सा सिस्टम डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप उसको बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। अभी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो गए हैं, आप इन सब चीज़ों को थोड़े ब्रॉडर स्केल पे समझने का प्रयास करें कि ट्रेडिशनल जो हम बता रहे हैं विवाह हमारी परंपराओं में चला आ रहा है आदिकाल से। अब उसके विरोध में समझिए, उसका अल्टरनेट, उससे फेडअप होकर, डिस्गस्टिंग होकर ये तरीका कि लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे महिला पुरुष। आप खुद से देखकर, सोचकर, समझकर बताएं कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग हैं उनका जीवन कितना सफल है, किस मात्रा में सफल है, उनको उनके जीवन में कहाँ सुकून है, कहाँ शांति है। ऐसा क्या आपको लगता है कहीं पर भी कि उनके जीवन में कहीं शांति है, सुकून है? जो विवाह है उसको बंधन मानकर, लिव इन रिलेशनशिप को ओपननेस का प्रतीक मानकर अपनाते हैं, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? आप बताइए कोई भी सफल उदाहरण ऐसा आपको अपवाद स्वरूप मिलेगा, जबकि जो विवाह का सिस्टम है उसके असफल उदाहरण विवाह अपवाद स्वरूप मिलेंगे। जो आप रेशो देखेंगे ना सफलता असफलता का, तो लिव इन रिलेशनशिप में जो सफलता का अनुपात है, जैसे 100 में से 5 या 2 सफल हैं, वही विवाह की जो परंपरा है उसमें असफलता का अनुपात की 100 में से 2 असफल। ये आप समझने का प्रयास करें। फिर भी ट्रेडिशन को आउटडेटेड मानते हैं
निर्जीव मानते हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये नेचुरल मिस्टेक अब उनको प्रवृत्ति के कारण, अवस्था के कारण है। It is great fun to find out that the world has not repeated proverbs because they are proverbial, but because they are practical. देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात पर आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मनोरंजन का विषय भी है और साथ ही साथ आपकी और मेरे एक जानकारी बढ़ाने का विषय भी है कि जो दुनिया है वो प्रोवर्ब्स क्या होती है? जैसे ग्रास ऑफ द अदर साइड ऑफ फेंस इज ऑलवेज ग्रीनर, जो अपने यहाँ की भाषा में बोलते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगना। उधर की तरफ ग्रीनरी ज्यादा है, अपने वाली ग्रीनरी कम है, ऐसा आदमी को सदैव लगता है। होता नहीं है, लगता है, ध्यान में रखना। ये क्या कह रहे हैं? The word has not repeated proverbs because they are proverbial, but because they are practical. अब प्रोवर्ब्स तो मैंने आपको बताया यो नहीं है, उनको बार बार अवसर पे यो ही रिपीट कर दिया जाता है क्योंकि लैंग्वेज में बड़ी इंप्रेसिव है, प्रोवर्बियल है, थोड़ा बोलने में अट्रैक्टिव लगती है, प्रभाव अच्छा पड़ता है, इस कारण नहीं चल रहा है। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, मानदंड है, वो क्या है? कोज दे आर प्रैक्टिकल। अरे भाई वो व्यावहारिक हैं। वो प्रोवर्ब्स आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले भी प्रासंगिक थी, व्यवहारिक थी, उतनी ही वो आज भी हैं, उतनी ही वो आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ हम मनोरंजन के लिए रिपीट किए जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन ने थ्योरी दी थी कि जो फिट है सबसे वही सरवाइव करता है। प्रैक्टिकल में जो प्रोवर्ब्स चल रही है हमारे पीछे पीढ़ियों से, आज आगे वाली पीढ़ी उसको कब अडॉप्ट करेगी? बाय द वे आप सोचें, अगर उसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं होगी तो क्या आगे वाली पीढ़ी उसको अडॉप्ट करेगी? अगर उसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं होगी तो क्या आने वाली पीढ़ी उसको मानेगी? नहीं मानेगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। जिन चीजों की आप देख रहे हैं व्यवहारिक उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वो हमारे जीवन से चली जाती, विदा हो जाती। जैसे आप लोग उस युग में आ गए हैं, आप जस्ट अभी महसूस कर सकते हैं, आपसे पहले वाली पीढ़ी रेडियो सुना करती थी। दुकानों पर, घरों में समाचार के लिए रेडियो, मनोरंजन गाना सुनने के लिए रेडियो। अब समाचार और मनोरंजन तो मनुष्य की आवश्यकता है, पर उसका माध्यम एकदम बदल गए हैं। आपको पता है कि अभी रेडियो कहाँ कैसे उपलब्ध है, आपको पता है, ऐप भी आ गए, मोबाइल में हो जाता है, हर कहीं गाड़ी चलती है उसमें होता है। तो अब आपको सिर्फ वैसा ट्रांजिस्टर रेडियो लिए हुए व्यक्ति कोई मिलता है, क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। अरे एक चीज में बहुत सारी चीजें आने लग गई, तो रेडियो है वो सब जगह वैसे इनबिल्ट सही आने लग गया, तो उसको अलग से रखना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए समाप्त प्राय हो रहा है उसका प्रचलन। प्रचलन का मतलब अलग से रखने वाला, सुनने का प्रचलन नहीं कर रहा हूं मैं, सुनते हैं लोग, उपयोग भी करते हैं, पर एक अलग इंस्ट्रूमेंट
जाता, कोई लेता भी नहीं, कोई दिखावा भी नहीं करता। क्यों? कि उसकी व्यवहारिक उपयोगिता किसकी? उस इंस्ट्रूमेंट की, रेडियो पे आने वाले प्रसारण की नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट की व्यवहारिक उपयोगिता समाप्त हो। तो वो प्रचलन में है क्या? नहीं है। पहले कमेंट्री सुनने के लिए अलग रेडियो खरीदते थे, समाचार के लिए अलग, छोटा बड़ा, और एक बड़ा एक लग्जरी का प्रतीक होता था कि इसके घर में 2 रेडियो हैं। ये क्या है? ये व्यवहारिक उपयोगिता के समाप्त होने का उदाहरण है। उस इंस्ट्रूमेंट की व्यवहारिक उपयोगिता समाप्त, तो वो चला गया। उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी व्यवहारिक उपयोगिता है, तो वो चल रहे हैं। वो माध्यम उनका बदल गया है और बहुत सी चीजों में वो आने लग गए। Great fun to find out that the word has not repeated proverbs because they are proverbial, but because they are practical. सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रैक्टिकल की चीजें। जो प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक रूप से उपयोगी है, वही चीजें हमारे जीवन में चलेंगी। जो प्रैक्टिकल उपयोगी नहीं है वो नहीं चलेगी, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगी। Until I owned a dog, I never know what is meant by the proverb about letting a sleeping dog lie or fable about a dog in manger. देखिए ये क्या बता रहे हैं कि जब तक मैंने कुत्ता नहीं रखा तो मुझे ये पता ही नहीं चला। क्या पता नहीं चला? कि लेट ए स्लीपिंग डॉग लाई। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है, पर अगर व्यवहारिकता में आपने देखी नहीं है, सत्य है, पर आपको उस सत्य का भान कब होगा, उसका आभास कब होगा? जब आप स्वयं महसूस करें। हो जाता है जीवन में कि वर्षों तक हमें किसी कुत्ते से वास्ता ही नहीं पड़ा, कुत्ते के नजदीक से ही नहीं निकलना पड़ा, और कभी आपको 2 दिन में ही 4 बार ऐसा आ जाता है। सोए हुए कुत्ते को कभी भी अचानक से जगाना फायदे का सौदा नहीं। चाहे आप उसको रोटी देने के लिए, दूध के लिए जगा रहे हैं या मारने के लिए जगा रहे हैं, व्हाटसोएवर, सोया हुआ बेटा, वैसे कोई भी प्राणी हो, ध्यान में रखना, आप और हम भी अगर हमें सोए हुए को अचानक जगाया जाएगा तो हम थोड़ा सा भयभीत होंगे और जगाने वाले की ओर क्रोध आएगा। कारण जानने के बाद तो हो सकता है कि हमें समझ में आ जाए कि इसका जगाना जायज था या गलत था, और क्रोध नहीं किया है, हो सकता है हमारे ही हित में हो। पर ये आदमी का और पशु में थोड़ा सा अंतर, आदमी को सोचने की क्षमताएं ईश्वर ने ज्यादा दी है, कुत्ते में इतनी नहीं है। तो कुत्ता क्या है? जानवर कोई भी अगर उसको आप ऐसे जगाओगे पास से तो वो आप पर अटैक करेगा, आप पर अटैक करेगा हमेशा। क्यों? कि उसको लगता है कि ये मेरे पर अटैक करने आया है। वो अटैक अपने बचाव में करता है, ध्यान में रखना। प्राणी ज्यादातर अपने बचाव में ही दूसरे प्राणी पर हमला करते हैं। तो ये कहें कि जब तक मैंने कुत्ता रखा नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? कि लेट ए स्लीपिंग डॉग लाई, कि कुत्ते को सोए हुए रहने देना चाहिए। और आगे एक और क्या प्रोवर्ब है? एंड ए डॉग इन ए मैंगर, ए डॉग इन ए मैंगर का क्या मतलब है? देखिए आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप इसको ऐसे समझिए, इडियम मीनिंग समवन हु कीप्स समथिंग दैट दे डू नॉट रियली वांट इन ऑर्डर टू
prevent anyone else from having a self-centered person. डॉग इन मैंगर का मतलब क्या है कि कुत्ता खाने की रखवाली, या जो मैंगर क्या होता है बेटा, जिसमें चारा वगैरह डालते हैं, किस लिए कर रहा है, ध्यान से रखना, उसको खुद को नहीं खाना है पर दूसरे को भी नहीं खाने दूंगा। खुद को नहीं खाना है पर दूसरे को खाने से रोकने के लिए वो उसकी रखवाली करता है कुत्ता। वो ऐसे व्यक्ति कौन, ऐसे आपको खूब मिलेंगे। डॉग इन मैंगर मतलब जो आप ये समझे कि न खुद खाएंगे न दूसरे को खाने देंगे, न खुद खाएंगे न दूसरे को खाने देंगे, ऐसे व्यक्ति खूब मिलते हैं। अनावश्यक रूप से संग्रह और फिर उसकी रखवाली, ये सारी चीजें व्यक्ति को जीवन में व्यवहारिकता में ही समझ में आती है। जिस किसी के व्यवहार में ऐसा नहीं गुजरा उसको ऐसा समझ में नहीं आता। पर what can one do, ये व्यक्ति क्या कर सकता है। और देखिए, now those dead phrases are quite alive to me for they are part of a perfectly practical psychology. ये कह रहे हैं कि अब ये जो कहावतें हैं ना, let a sleeping dog lie और a dog in मैंगर, अब वो मेरे लिए एकदम जीवंत हो गई है। अब कैसे अचानक जीवंत हो गई? अरे आपके लिए अब जीवंत हुई है, वो तो जीवंत थी। व्यक्ति को जब अनुभव होता है, जब उसको पता चलता है कि नहीं इन कहावतों में जीवन का सार है, सत्य है, पर वो पता चलता है व्यक्ति विशेष को, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसी समय हुई, उसके लिए उस समय हुई। आप ये मानिए उस व्यक्ति के लिए उस समय हो सकता है कि वो उसके लिए 45वें साल में या 57वें साल में जीवन में किसी कहावत का मतलब समझ में आया कि हाँ ये वास्तव में सही है, सत्य पर आधारित है, व्यवहारिक है, जीवन में उपयोगी है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन पिछले 56 सालों में उसकी उपयोगिता थी नहीं, आपको आज समझ में आया है। तो युवा को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन चीजों की उपयोगिता नहीं होती है। अगर बिल्कुल भी नहीं होती, समाप्त हो जाता। अरे सर्वाइवल है, ये मानकर चलिए कि कुछ न कुछ उपयोगिता के कारण ही सर्वाइवल होता है, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं। और ये क्या करें, देखो, दे आर पार्ट ऑफ ए परफेक्टली प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। ये कहावतें हैं, ये एक परफेक्टली प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है, मनुष्य जीवन से जुड़ा हुआ, उसका हिस्सा है ये कहावतें। और वो परफेक्ट है, उनमें कहीं कमी नहीं है। पर अक्सर होता क्या है बेटा कि जो चीज हमारे लिए व्यवहार में उपयोगी नहीं होती या हमारे समझ में नहीं आती, तो हम उसको अनुपयोगी मान लेते हैं। हम उसको अनुपयोगी मान लेते हैं, उसको ऐसा मानते हैं कि आउटडेटेड है, कहीं भी काम में नहीं आई, कभी भी काम में नहीं आई, और उसको एक तरीके से हम फालतू या बकवास की संज्ञा दे देते हैं। युवा ऐसा करने में समय नहीं लगाते बिल्कुल भी। वो ऐसा सोचते हैं कि सब चीजें ऐसी है, खुद के ऊपर जब बीतती है, जब समझ में आता है ना बात तो सही कह रहे थे, वो ये बता रहे हैं कि परफेक्टली प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का हिस्सा है, कि जीवन में जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है उसी का हिस्सा है। Until I went to live in a country, I had no notion of the meaning of the maxim. Its
इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी इज गुड। ये कह रहे हैं कि जब तक मैं कट्टी का मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए नहीं गया, ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए नहीं गया, मेरे ये समझ में नहीं आया इसका मतलब। इसका इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी इज गुड। इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी इज गुड, कि जो किसी का भी भला नहीं करती तो वो हवा बुरी हवा है, बेकार हवा है। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई हवा है ही नहीं जो किसी का भला नहीं करती। इट इज एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी इज गुड, कि जो किसी का भला नहीं करती। इसका मतलब किसी न किसी का भला तो हमेशा होता है। हवा के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं। आप ऐसा मानकर चले, ये कहावत किसी कहावत है, अपने यहाँ एक कहावत आपने सुन रखी होगी, एक कहानी चलती है, किसान और कुम्हार। अब बारिश आएगी तो भला एक का ही होगा, पर भला जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि सबका ही बुरा हो। अब उसके जो मटके हैं वो कच्चे हैं, तो बारिश आएगी तो वो मिट्टी में बह जाएगी उसकी मेहनत, इसकी कुम्हार की। उधर किसान के खेत में अगर बारिश आएगी तो उसको सबके मनुष्य जीवन के हित में फसल प्राप्त होगी, अन्न का उत्पादन होगा, धान का उत्पादन होगा, फसलें मिलेगी। अब देखिए कि वो बारिश किसी न किसी को तो फायदा देगी, नहीं आएगी तो कुम्हार के फायदा, आएगी तो किसान के फायदा। सब परिस्थितियों में सबके फायदा नहीं हुआ करता। किसी परिस्थिति में किसी के लाभ होता है, किसी परिस्थिति में किसी के लाभ होता है, ये आप मानकर चलें। ऐसा नहीं है कि हमें कभी कोई एडवांटेज वाली स्थिति न मिले। एडवांटेज वाली स्थिति निश्चित रूप से होती है। एडवांटेज देखने वाला चाहिए, एडवांटेज जो नहीं देखता है वो नहीं समझ पाता है। अब इनका ये मतलब समझिए, इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी इज गुड। ये समझ में कब आया? समझ में तब आया जब जाके ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगे, क्योंकि आज पूर्वाई चल रही है, आज उत्तराई चल रही है, जो हवाएं चलती है तो वो किसी न किसी के हित में चलती है। ये कहावतें हैं, इनका मतलब समय और प्रसंग के अनुसार समझ में आता है। ये हमें समझना चाहिए। इस बात से कहावतों का मतलब समय और प्रसंग के अनुसार समझ में आता है, तो वो हमें समझना होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। थोड़ा सा टिपिकल लेसन है, थोड़ा आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। फिर भी अगर आपको कहीं पे शंका लगे, यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू very much for today.